चैप्टर के नाम है गति। ऐसे मैथ्स में पढ़ा था गति का चाल एंड गति में जगह टाइम एंड स्पीड, तो स्पीड होता है, लेकिन हम लोग को ये पढ़ना है तो इसमें मोशन पढ़ना है। चाल को अंग्रेजी में मोशन कहते हैं। तो अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला तो इसका चैप्टर का नाम रहेगा मोशन, ठीक ना। कि कोई व्यक्ति या कोई गाड़ी या कोई वस्तु के कितना मोशन है, किस तरह का मोशन है, यानी कि चैप्टर का नाम है गति, यानी हिंदी में गति, अंग्रेजी में मोशन हो गया। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि कोई वस्तु मौसम में है कि नहीं, लेकिन होता है मोशन। हम अपने आसपास की वस्तुओं को विराम यानी रेस्ट में या गति मोशन में देखते हैं। उदाहरण के लिए कमरे की दीवार, कमरा जैसे के तहत जिंदगी भर रहता है, तो ये मोशन में है कि गति में है? मोशन गति बोल दोनों तो एक के बाद बोले, हाँ ठीक ना। तो विराम अवस्था में, रेस्ट में है। और उसी के बाद बोलते हैं पौधा, पेड़ इत्यादि जैसे के तैस रहता है, अस्थायी प्रोसीजर्स हैं, बदलते देखते हैं। आगे टेबल, पौधा इत्यादि नहीं बदलते देखते हैं, इत्यादि वह विराम में रहते हैं। इसके विपरीत चलती हुई गाड़ी के मोशन होगा ना, ठीक। टहलता हुआ व्यक्ति, दौड़ता हुआ बालक इत्यादि अपने स्थान बदलते रहते हैं, अर्थात वो गति में है। तो पहले गति का समझ गया, जो थोड़ा मेरा हिल रहा है, जैसे पन्ना हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, तो सब गति है। तो उसका छोड़ नहीं हिलाओ, तो गति में तुम नहीं रहो, तुम सब विराम अवस्था में आ जाओ। यह अब देखो गति किसे कहते हैं, सेकड़ा विराम के। यदि किसी वस्तु की स्थिति एवं अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु विराम में कहलाता है। कोई अगर जैसे के तरह से समय के साथ कोई परिवर्तन इसमें नहीं हो रहा है तो ये विराम अवस्था में है। और यदि किसी वस्तु में अन्य वस्तुओं की अपेक्षा के साथ बदलती हो तो उस वस्तु के गति में कहा जाता है। जैसे कलम अभी गति में था तो गति, किताब जैसे के तहत रहता है विराम रेस्ट में। चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बा का अंग्रेजी में कंपार्टमेंट कहते में बैठा व्यक्ति रेल पटरी या प्लेटफॉर्म की अपेक्षा गति में, क्या कि जो रेल पटरी हुआ और प्लेटफॉर्म में जो जैस के तैस रहता है ओकरा में कोई गति नहीं, लेकिन ट्रेन में जो बैठल है व्यक्ति ओकरा में गति है। किंतु उस डिब्बे में अपेक्षिक वह विराम में है, लेकिन ट्रेन में बैठल फिर व्यक्ति विराम में है, लेकिन ट्रेन है से गति में। अतः जिन वस्तुओं की अपेक्षा कोई वस्तु गति या विराम में है उन वस्तुओं को बताना आवश्यक है कि विराम एवं गति। उपयुक्त परिभाषा से हम देखते हैं कि विराम और गति दोनों पद अपेक्षिक होते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति या तो विराम में रह सकता है न तो गति, एक के साथ दुगो नहीं हो सकता। तो विराम और गति दोनों पद अपेक्षिक है, नहीं रिलेटिव है एक दूसरे के। अब इतनी उदाहरण समझाए कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वस्तु गतिमान प्रतीत होती है, यानी हम पहले बता देते तो पढ़ दे कि कभी ट्रेन में बैठा होगा तब, न तो बस में बैठता है, बहुत स्पीड से गाड़ी चलता है ना बोलोरो, तो तोरा लगेगा कि तू तो एकदम जैसे कहता है तोर बगल वाला पेड़वा भागल जा रहा है, गाड़ी भागता है। हाँ, तो वाला कि कभी कभी हम लोगों को लगता है कि वस्तु हाँ मतलब कि कोई गति वस्तुमान है, लेकिन हमको प्रतीत तो रियल में वो होता नहीं है, जबकि वास्तव में विराम अवस्था में रहती है। फिर तो विराम अवस्था में जैसे के तैसे है, लेकिन हमरा की लगता है कि वही कर रहा है गति। उदाहरण के लिए हाँ, मान लीजिए कि एक स्टेशन पर दो रेलगाड़ियां है, कभी रेलगाड़ी पर रहेगा ना तो दिक्कत की होता है, तोहर दोनों रेलगाड़ी जैसे के तैसे रुकल है, ठीक ना, आ तोहर गाड़ी चलेगा ना तो लगेगा कि वो वाला गाड़ी चल रहा है, आ कभी वो वाला गाड़ी जहाँ हमारे ट्रेन में खुल गया तो गाड़ी खुलता है बगल वाला, हम लोग के लगता है कि हमें ट्रेन खुल गया, तो ऐसा भी महसूस होता है। तो एक स्टेशन पर दो रेलगाड़ियां ए और बी खड़ी है, बी जब चलने लगती है तो ए पर सवार व्यक्तियों को लगता है कि उसकी रेलगाड़ी चल पड़ी, यानी कि अगर खुलता है बगल वाला गाड़ी तो क्या लगता है कि ओकरी गाड़ी खुल गया है, क्योंकि वह बी के डिब्बों को गुजरते हुए देखता है कि कोई ध्यान ऊपर था। तो इतना दूर गति के बारे में हम लोग समझ गए। अब गति के प्रकार, गति के 4 प्रकार। हाँ बहुत अच्छा। तो गति के प्रकार एक उदाहरण में सब हो जाएगा कि गति के प्रकार में एगो उदाहरण में सब गति हो जाता है कि जब दर्जी कपड़ा सिलाई करता है उसके पैर की सिलाई मशीन पैडल पर चलाता है, ठीक ना, ऐसे ऐसे चला रहा है तो एगो गति यहाँ हो गया। उसके पहिया गोल गोल नच रहा है तो दूसरा गति एजन पर ही होगा प्रकार। उसकी सुई ऊपर नीचे अप डाउन अप डाउन, तीसरा गति एजन हो गया। और कपड़ा आगे पीछे आगे की ओर घसक रहा है, तो इस तरह से 4 गो गति है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गति के कई प्रकार हैं, ठीक ना। पहला गति का नाम दिया रैखिक गति जिसको अंग्रेजी में लाइनर मोशन कहते हैं। दूसरा गति के नाम दिया है वृत्तीय गति जिसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। तीसरा के दोलिनी गति जिसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और चौथा आवर्त गति जिसको पीरियडिक मोशन कहते हैं। तो पहले रैखिक गति लाइन एकदम सीधा रेखा में चले, जैसे सुई के कपड़ा जो पार करता है, हाँ
हाँ, इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है, यानी कि जो लाइन पर आ गई उस पर, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, एक दा गोली मार तो एकदम सीधे जाएगा, ये नहीं कि चलते चलते घूम गया उनमें से, फिल्म में कहीं घूम जाता है। ठीक, तो गोली ढालू पर नीचे सरकता हुआ बालक, यानी कि जो सीढ़ी होता है ना ऊपर बच्चा से कैसे ससरते हैं, तो वो सब एकदम सीधे आएगा। अब दूसरा है वृत्तीय गति। ठीक, जे वृत्त का मतलब होता है मैथ में पाया एकदम जो गोल होता है, तो कोई ऐसा चीज है पूरा गोल गोल न चाहिए। इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी करे, बीच में सूरज और चारों ओर एकदम मेन एकदम सेम अक्ष पर इन्हें भागता है, जैसे के तर्ज पर चक्कर लगाती है। पृथ्वी के चारों ओर इसी तरह चंद्रमा गति करती है। तो ये हो गया मोशन। दूसरा का मोशन दोलिनी मोशन। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे करती है, ठीक ना, या ऊपर नीचे, जैसे सुई का हुआ था ऊपर नीचे कर रहा था, या कोई ऐसा वाला आगे ऊपर नीचे कर रहा है, झुलुआ वाला भी। हाँ, तो दोलिनी गति, तो ऊपर जैसे झूलने की गति, नैयो वाला झूला था एकदम सेम उतना जाएगा आएगा। हाँ, पेंडुलम। और दीवार की घड़ी पेंडुलम जो गति रहता है उस टन, हाँ, टिक टिक करे वाला स्पेशल, ये ना करना कि घड़ी में सर गति हो गया। और आवृत्ति गति, इसमें वस्तु अपनी गति के समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है, ठीक ना, यानी कि 1 बजे यहाँ आया, 2 बजे यहाँ, 3, यानी कि निश्चित, यानी कि 1 घंटा के अंतर में ही 1 घंटा में यहाँ फिर यहाँ, यानी कि जा रहा है अंतराल। घड़ी का झूले की गति वाला हुआ कि जितने समय को ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन एकदम गति टाइम नापेगा से पक्का टाइम पर जाए, इतना में यहाँ आया, जितना सेकंड में उतने सेकंड में उतने जाएगा, फिर उतने आ रहा है। यानी जो समय होता है निश्चित रहता है कि ई बिंदु से ई बिंदु तक आने में कितना समय लग रहा है। जैसे सिलाई की मशीन की सुई की गति, वो अगर ऊपर नीचे भी जा रहा है तो एकदम निश्चित समय पर ऊपर जाता है, निश्चित समय पर नीचे जाता है। और टाइम अगर नापेंगे तो तब प्राकृतिक में गतियाँ प्राय जटिल होती है, इनमें कई प्रकार की गतियाँ एक मौजूद रहती है, तो इसी तरह कई तरह की गति हो जाता है। अब फिर गति के वर्णन। गति के अध्ययन पर प्रारंभ गतिशील वस्तु की स्थिति यानी पोजीशन के वर्णन से होता है कि कोई वस्तु, जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर सीधी पटरी पर चल रही हो तो ट्रेन कहाँ है यह बताना हो तो उसकी स्थिति में सुपरिचित स्थान यानी स्टेशन की अपेक्षित बतानी होगी। ऐसे स्थान को निर्देशिक बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं कि अगर 2 स्टेशन यहाँ है तो अगर यहाँ से चल करके यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे जहाँ से मूल बिंदु है वो बताना होगा कि पता चलेगा कि पूरब से पश्चिम की तरफ जाए। देखो ये पूरब है और ये पश्चिम है, तो पूरब से पश्चिम को सीधी पटरी पर चल रही है, ठीक ना। और ट्रेन को बताना है कि वह उसकी स्थिति स्थान कहाँ था, जैसे स्टेशन के अवश्य बताना होगा, तो ऐसे स्थान को निर्देशांक बिंदु या मूल, यानी कि जहाँ से शुरू किया है ना वहाँ से, तो शुरू इधर पूरब से हो रहा था तो यहाँ से बिंदु मूल बिंदु। हाँ, हम तब बताते हैं कि मूल बिंदु से ट्रेन कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो इस तरह से पता चलेगा यहाँ से यहाँ कितना दूर आया है से, और तब स्थिति का वर्णन पूर्ण रूप से हो जाता है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि स्टेशन से ट्रेन 5 किलोमीटर पूर्व है। यहाँ केवल स्टेशन से 5 किलोमीटर कहना प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तब हम नहीं जान पाते हैं कि इसका अर्थ 5 किलोमीटर पूर्व है कि पश्चिम है से, ताकि अगर एगो खाली स्टेशन कह देंगे तो कन्फर्म पता नहीं चल पाएगा कि कौन दिशा में। अगर स्टेशन यहाँ पर ही है, ठीक ना, और इधर पूरब है और इधर पश्चिम है, अगर कह देंगे कि स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर, तो कैसे पता चलेगा कि इन्ने 5 किलो है कि इन्ने 5 किलोमीटर, तो उसका साथ और लगाना होगा 5 किलोमीटर पूर्व। अगर पूर्व लगा दे तो हमको पता चल जाएगा स्टेशन से 5 किलोमीटर इधर है, अगर पश्चिम लगा देगा तो पता चल जाएगा कि इधर है, ठीक ना। आ खाली कहेंगे कि स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है तो 2 दिशा होता है, अब इन्ने गया कि इन्ने, मतलब ये ट्रेन चल रहा है तब या तो पूरब जाएगा ना पश्चिम जाएगा, नहीं इस तरह से दिशा है तो या तो इधर गया हो तो पता ना चलेगा कि किधर गया है, तो इसलिए दिशा भी बताना पड़ता है। तो इसीलिए 5 किलोमीटर पूर्व है, यह 5 किलोमीटर पश्चिम है, ये हम कहेंगे कि पूरब के तरफ है कि पश्चिम के तरफ है ना। तो तू अगर कोई आदमी है पेट्रोल पंप पर खड़ा और हम कहेंगे कि जाओ, तो कहेंगे कि जाओ ना 2 किलोमीटर और आगे, तो किन्ने जाएगा, अब पते ना उन्हें बिलर चौक की तरफ जाएगा कि बाबा पेड़ा गिर जाएगा से, बताएंगे तो ना उज्जैन से कौन दिशा में जाओ, और वहाँ से अगर तोरा घर की तरफ जाए तो दिशा बताना होता है कि तू जहाँ से लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, तो इसलिए हम लोग को जरूरी है। सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति। किसी सरल रेखा पर किसी कण की स्थिति का वर्णन करने के लिए हमें इस रेखा पर कोई मूल बिंदु चुनना होगा, ठीक ना, कि कहाँ से है, और मूल बिंदु से उसकी दूरी और दिशा भी बतानी। जैसे हम लोग के एकदम मूल बिंदु यहाँ आ गया स्टेशन, एजेंसी होकर दिशा भी बताए दोनों, तो इसे हम लोग को जरूरी होता है।
सरल ये पढ़ा था कि कह रहा था कि ये पढ़ेंगे? ना इना कहीं ऐसा खत्म। नहीं कह रहा था। को ये कहाँ पढ़े? चलो ठीक, वो तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर ठीक। सरल रेखा पर दिशा बताने के लिए हम बिंदु के एक ओर धन पॉजिटिव और दूसरी ओर ऋण पॉजिटिव मानते हैं, तब हम रेखा को किसी कण की स्थिति धनात्मक और ऋणात्मक परिणाम द्वारा बता सकते हैं। यह परिणाम उसके x द्वारा बताए गए मूल बिंदु के उस कण की दूरी को सुविधाजनक यूनिट में और दिशाओं में दोनों में परिणत करते हैं। जैसे अगर खाली ये में भी देख लो कि अगर यहाँ पर ही है तो एजेंट से एक तरफ माइनस मान लेंगे कि अगर इधर जा रहा है बढ़ रहा है तो माइनस, अगर मूव इधर तब जा रहा था पहले इधर आएंगे तब प्लस। प्लस जा उल्टे बोल दिया, अगर जा इधर रहा है लेकिन इधर तो इधर बढ़ रहा है तो प्लस, इधर घट रहा है तो माइनस। तो माइनस के लिए ऋणात्मक और प्लस के लिए धनात्मक। धनात्मक परिभाषा देखो, परिभाषा एक सरल रेखा पर चलते हुए कण किसी क्षण स्थिति को परिमाण x में बताया जाता है। मात्रक के साथ x का संख्यात्मक मान मूल बिंदु से कण की दूरी बताता है और x का चिन्ह धन या ऋण यह बताता है कि कौन मूल बिंदु से देखने पर धनात्मक दिशा में गया है कि ऋणात्मक दिशा में। माइनस लग रहा है तो इसे जैसे में देख लो मूल बिंदु यहाँ है, ठीक ना, और दिशा इधर के तरफ है, ठीक। अब यहाँ से इधर जाएगा तो प्लस रहेगा और इधर जाएगा ऋणात्मक। वही हो गया। तो इतने बात को मैं पूरा समझाया है। हम लोग चित्र में से ये सब छोड़ करके हम तय की गई दूरी और विस्थापन पढ़ेंगे। तो इतना दूर से विस्थापन के बारे में पढ़ेगा। जब कोई कण किसी ए बिंदु से बी तक के जाती है तो पथ की पूरी लंबाई कण द्वारा तय की गई दूरी होती है। यानी कि अगर ये स्टेशन पर है, ठीक ना, एजेंट से किधरो जाए, यहाँ से यहाँ तक के आया है, नापा तो 5 किलोमीटर हुआ, तो ये इसका क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा, ठीक ना। कि आखिर दूरी कितना है? 5 किलोमीटर कि यहाँ से यहाँ तक। तो यही बोला है कि ए बिंदु से बी बिंदु तक आया है और लंबाई नापा गया, तय किया गया, यहाँ से यहाँ चल गया तो तय किया गया दूरी है। और यही दूरी क्या किलोमीटर, तो यही को क्या कहलाता है? दूरी। जबकि सरल रेखा ए और बी की लंबाई और उसकी दिशा दोनों मिलाकर कण का विस्थापन देता है। अगर कोई यहाँ पर ही था, ठीक ना, और इन्ने उन्ने घूम घाम करके यहाँ पर ही पहुंचा है, चाहे अगर देखो यहाँ पर ही था, ये सेम वही चीज है, यहीं पे पहुंचा, ठीक ना, लेकिन कैसे कैसे पहुंचा इसे देखो। हाँ, अगर इधर उधर जाकर रहा है, यानी कि उन्ने गाँव घूम करके ऐसे आकर के यहाँ पहुंच रहा है, तो यहाँ से यहाँ खाली दूरी नापा गया तो कितना है? 5 किलोमीटर। लेकिन रियल दूरी अगर देखेंगे तो दूरी ऐसे ना होना चाहिए। तो ये अगर नापेंगे तो यहाँ 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, ये सब नापेंगे तो हमारी दूरी निकल के आएगा, ठीक ना। लेकिन विस्थापन निकालना है तो खाली सामने से सामने कि ई बिंदु से बिंदु एक लाइन सीधा खींच देंगे, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक आया है, कोई अन्य में घूम करके आया है, लेकिन विस्थापन सीधा होता है। तो विस्थापन बिंदु ए से बिंदु बी तक के जो कुल दूरी है ना, यही उसका विस्थापन होता है। कोई केनहू घूम घाम का है उससे मतलब ना, खाली वजन से नाक तक के सीधा होना चाहिए। तो लंबाई तो वही विस्थापन देता है। तब जब सरल रेखा ए बी की लंबाई उसकी दिशा को दोनों मिला के, दिशा भी मिल रहा है कि इधर से इधर तक आया उन्होंने, तब वो विस्थापन देता है। उदाहरण के लिए जब कोई ट्रेन रांची से पटना जाती है, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर ही रांची है और इधर पटना जाती है, जा रही है, इधर पटना जाती है, तो रास्ते में वो कई बार मुड़ती है, ठीक ना। जैसे यहाँ जाने के बाद फिर इधर मुड़ी या फिर इधर चलेगी। ट्रेन ज्यादा नहीं, अरे मतलब पूरा थोड़ी ना मुड़ता है, ऐसे ऐसे मुड़ में ना करता है, थोड़ा पता नहीं चलता ट्रेन के। लेकिन कभी कभी पटरी देखना चाहे, वीडियोज में देखना कितना मुड़ल रहता है उससे, तो कई बार मूर्ति है, थोड़ी ना कि तो जाकर कलकत्ता एकदम सीधे रहता है, इन्होंने होते रहता है, पता नहीं हम लोग चलता है। तो कई बार मूर्ति है, वो बहुत दूर, हाँ बहुत दूर में पूरा ये हम यू बनाए तब टर्न नहीं होता है, ये इस तरह से होता है जाके पता ना चले। तो अर्थात वो वक्र रेखा पर भी चलती है, यानी कि वक्र रेखा इस पर भी चलती है। यदि रांची स्टेशन से पटना स्टेशन तक पटरी की लंबाई, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ये पटरी है, कि यहाँ से यहाँ तक अगर ऐसे चला है कई बार मुड़े पर, तो पटरी के खाली नापा गया है ना, तो कहता है 414 किलोमीटर है। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी भी यही होगा कि जैसे जैसे आया यही दूरी हुआ है, ठीक ना। अब तोहर घर यहाँ पर ही है और तोहर स्कूल यहाँ पर ही है, और तू एन्ने में आए घूम कर तू अपन स्कूल जा रहा है, ठीक ना। तो तू जितना दूर साइकिल चलाएगा ना तो दूरी कहलाएगा। तू बाहर गांव घूमेगा तो भर दूरी। लेकिन अगर शॉर्ट में नापा जाए कि तोहर घर से तोहर स्कूल कितना दूर है, तब बस सामने सामने नापो कि नाक के सामने है, तो ये विस्थापन होता है। हाँ, दूरी तो इन्ने में बउआ का गया है से दूरी, और सामने अगर देखने पर कितना दूर है से विस्थापन। तो यही कह रहा है कि ट्रेन तो भले इन्होंने में घूम का गया है, ठीक ना।
यह चित्र दिए आप होगी, परंतु ट्रेन का विस्थापन जानने के लिए हमें रांची और पटना के बीच कुछ सरल रेखा देखना होगा। जैसे ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ गया है, ठीक ना, ये रांची है, ये पटना है। तो ट्रेन के सीधा रास्ता में बहुत सारा बिल्डिंग था, तो पटरी ऐसे ऐसे बना है, तो यहाँ में है घूर का आया है, तो ये सब ना नापेंगे ओकर दूरी, तो ये यहाँ तक नापा से दूरी हुआ, लेकिन खाली यहाँ से यहाँ सीधा नाक के सीधा देखेगा तो ये विस्थापन हुआ। तो देखो तय की गई दूरी यह हुआ, विस्थापन यह हुआ, तो यह विस्थापन होता है। अंग्रेजी में इसको वेलोसिटी कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वेलोसिटी तो कुछ और चलो हो गया। तो जाननी होगी, इसके साथ ही रांची के अपेक्षित पटना की दिशा भी ज्ञात होगा कि कौन दिशा से कौन द्वारा तय की गई दूरी और उसका विस्थापन दो भिन्न भिन्न राशियां हैं। किसी दिए गए समय अंतराल के कण द्वारा तय की गई दूरी का केवल परिणाम होता है, जबकि विस्थापन और परिणाम और दिशा दोनों होता है। तो क्या कि कोई कण है जो तय की गई अगर दूरी जो केवल रहेगा से परिणाम होगा कि यहाँ से यहाँ तक जो आया है से परिमाण हुआ, जबकि विस्थापन किसको कहते हैं, तो विस्थापन में परिमाण भी होगा कई किलोमीटर गया है और उसका साथ दिशा भी रहेगा से, ठीक ना, तो दिशा होता है। पहले विस्थापन को परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, इतना ध्यान रखना है। फिर चित्र बोला है वही 2.2 के लिए हम लोग के, यदि कोई कण सरल रेखा पे भी चलते हैं तो तय की गई दूरी विस्थापन के परिणाम से बड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि कण ए से बी तक की सरल रेखा पर चलकर वापस ए पर आ जाता है, ठीक ना, यहाँ देखो ए से चला कहाँ गया बी पर, और फिर ए पर वापस आ गया, ठीक। तब अगर इसका दूरी देखा जाए तो यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर गया है पहले तो, और फिर 5 किलोमीटर, तो दूरी कितना हुआ 10 किलोमीटर, दूरी बढ़ गया 10 किलोमीटर हो गया, ठीक ना। लेकिन बोला है कि जब ए से बी चलकर वापस ए पर आ जाता है तब विस्थापन क्या हो जाएगा शून्य, ताकि यहाँ से गया था फिर यहीं पे आ गया, तो कोई लगता है कि कहाँ पर गया से, जहाँ था तो वहीं पे आ गया है, तब विस्थापन क्या हो गया शून्य। तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन रहता है कि विस्थापन क्या हो जाती है शून्य। तो जब जे तू जहाँ था, मतलब कि भोर में तू सुध कर उठा और वहाँ से दौड़ना शुरू किया, भर गांव के चक्कर लगा, फिर तू अपना घर ही आ गया, आया ना घर पर, तो विस्थापन क्या किलोमीटर हुआ शून्य, क्या कि तू जहाँ था जहाँ से शुरू किया दौड़ना फिर वहीं क्या करे रुका, तो हमारा विस्थापन कितना हुआ शून्य। तो ये बोला है हाँ दूरी निकलेगा, विस्थापन नहीं। तो याद रखना कि ए से बी सरल रेखा पर चलकर वापस ए पर ही आ जाता है, जहां से शुरू किया घूम घाम के वहीं आ गया, तो उसका विस्थापन शून्य हो गया, परंतु तय की गई दूरी होगा, क्योंकि दूरी होगा दूरी बढ़ जाएगा, ठीक ना, जितना बढ़ाएगा उतना थोड़ी दूरी रहबे करेगा। लेकिन यदि कण सरल रेखा पर बिना दिशा परिवर्तन के चले तो विस्थापन का परिणाम और तय की गई दूरी दोनों बराबर होती है। अगर दिशा परिवर्तन के सीधा जाते रहेगा, ठीक ना, तो दूरी जो किलोमीटर होगा विस्थापन, यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ से चला ए से और बी पर आ गया, तो यहाँ अगर 15 किलोमीटर है और यहाँ पर आकर ओकर बात खत्म हो, यानी कि यहाँ से चलना शुरू किया यहाँ तक पहुँच गया, अब कोई वो दूरी न कर रहा है तो ओकर दूरी कितना होगा, तो ये भी 15 किलोमीटर, और विस्थापन कितना होगा, तो ये भी 15 किलोमीटर, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक विस्थापन कर इतना हुआ, क्योंकि सीधा सरल रेखा पर घूम घाम से मतलब नहीं था, एकदम सीधा गया है नाक के सामने दिशा के साथ। तो ये बोला है कि बिना दिशा परिवर्तन किए हुए कोई जा रहा है ना एकदम सीधा सीधा, तो ओकर विस्थापन और परिणाम जो दोनों बराबर होगा। तो यही रहता है कि कोई बिंदु पर से कोई व्यक्ति या कोई कण सरल रेखा पर सीधा जाता है बिना दिशा परिवर्तन किए हुए, तो उसका दिशा और विस्थापन और दूरी बराबर आता है, विस्थापन का परिणाम और तय की गई दूरी दोनों बराबर होता है। एग्जाम्पल दे दो, गाड़ियों जैसे कार और बस जब हम देखते हैं उसके में एक यंत्र लगा होता है, ठीक ना, जब ड्राइवर बैठे हुआ पड़ी जो उसके तय की गई दूरी को प्रदर्शित करा, इसका पता चलता है कि गाड़ी कई किलोमीटर चला है, उस यंत्र को ओडोमीटर कहा जाता है, ठीक ना। तो दूरी नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ओडोमीटर। यहाँ से ध्यान रखना, अभी तक ओडोमीटर तो सब देखे हुए है कि अगर मान लो बाइक पर ज़्यादा देखा होगा कि इस तरह के रहता है, और यहाँ जो कांटा बनल हुआ रहता है 0, 10, तो ये स्पीडोमीटर कहलाता है कि किसका नापता है स्पीड की, गाड़ी कितना से हाँ जाओ। और यहाँ जो बॉक्स बना करके लिख रहे रहता है 4500 ऐसे करके ई किलोमीटर, ई तो हर किलोमीटर बताता है कि गाड़ी अब तक के कितना मीटर चला है से, तो ये क्या कहलाएगा ई ओडोमीटर। तो जो दूरी नापेगा से ओडोमीटर और जो स्पीड नापेगा से स्पीडोमीटर। इस तरह से हम लोग वही बोला है।
तो हर एक गाड़ियों में दूरी को प्रदर्शित करने के लिए एक यंत्र लगा रहा, तो उसको क्या कहते हैं? ओडोमीटर। ओडो के स्पेलिंग ODO। सब जगह आने दो उसको। अब देखो सरल रेखा पर विस्थापन, ठीक, यहाँ से ठीक रुक जाओ। यदि एक कण एक सरल रेखा में गतिशील होगा, सीधे जाते हैं, तो उसके विस्थापन s को उस कण की प्रारंभिक स्थिति x1 पर अंतिम x2 से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि उसको जो हमको निकालना है, तो जो पहलुक्का गया से अंतिम बिंदु में से पहलुक्का बिंदु को घटा लेंगे तो हमारा विस्थापन निकल जाएगा, ठीक ना। आगे वाला में हम लोग अच्छा से देखेंगे। कहा है कि अतः विस्थापन से हमें दो बातों का पता चलता है। क्या क्या? कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति का सरलीय रेखा दूर होता है तो हमको विस्थापन के, और प्रारंभिक स्थिति से देखने पर अंतिम स्थिति किस ओर है अर्थात उसकी दिशा क्या है ये पता चलता है। बोला चित्र में देखिए कि यहाँ से वो स्टार्ट किया था, पहले तो यहाँ से यहाँ तक क्या आया 1 मीटर, और यहाँ से ही चल कर गया था यहाँ तक के बी बिंदु तक, और फिर बी से ए तक के आया था। अब जाने नहीं देंगे, उस दिन से नहीं जाने देते थे, उसी तरह कोई के नहीं। जितना देर होता है बोल हम रहे हैं, अब पानी पीने पीछे जा रहा है। पानी कहाँ पीने हम? जाओ पहले एकदम तैयार होकर रहना। लेटर से है वही ना, आधा घंटा के लिए भी फिर तू सही से रहता है, गलत बात। चलो समीकरण ध्यान देखना, इसे कुछ मैथ बनाने के लिए रहता है। पीछे है एक अगला चैप्टर के बाद अभी बताएंगे, बना करके देखना तब बन जाएगा। दिक्कत थोड़ा सा यही चैप्टर में रहेगा, ये रहेगा विस्थापन निकालने वाला ही सर। देखो पहले समझ लो अच्छा से, यदि टी जहाँ भी टी थोड़ा दिखाया गया इसका मतलब समय होता है कि समय पर कण ए पर हो और बाद समय के T2 पर कण बी पर हो तो x जो होता है से 1 मीटर हुआ, ठीक ना, और x2 होगा से 3 मीटर, जो यहाँ तक क्या आया। अतः कण का विस्थापन कितना हुआ, तो अगर वो यहाँ से यहाँ तक के 3 मीटर गया था और फिर वहाँ से वहाँ तक के 1 मीटर घसक करके आया है, ये बच्चर कितना वाला है, ठीक। तो जब क्या करना है, पहलुक्का जो शुरू चला था यहाँ से यहाँ तक के से यहाँ 3 मीटर तक आया था, अब फिर वहाँ से यहाँ तक के घट कर आया है से 1 मीटर, घटा देंगे तो हमको 2 मीटर निकल कर आ जाता है, ठीक ना। तो यदि समय का कण बी पर होता, समय का कण कहाँ बी पर होता, और टी समय पर यानी कि दूसरे समय पर कण ए पर होता, यहाँ पर ही होता, तो x1 का मान 3 होता और x2 का मान 1 होता। तो अतः कण का विस्थापन फिर x2 में से, इस सूत्र है x2 मतलब इनमें से घटावे तो जो x2 के मान 1 है ओकरा में से x1 के मान घटा, x1 के मान कितना है 3, तो ओकरा घटाया तो -3 है, तो ये माइनस हो रहा है, -2 हो रहा है। यदि समय t बराबर t रहता तो कण ए पर होता, यानी कि समय सेम रहता, तो t2 समय कण ए पर ही होता, तो x1 के मान 1 मीटर होता और x2 का मान भी 1 मीटर होता, तो अर्थात कण का विस्थापन क्या होता, तो 0 मीटर, यानी कि जैसो के तैसो रहता, यानी कि जितना समयों में जितना दूर गया उतना से सब बात हो रहा है, तो वही होता है। तो यही अभी अंतिम लाइन ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहेगा। यदि कण का विस्थापन धनात्मक होता, ठीक ना, यहाँ आया था धनात्मक, कण का विस्थापन धनात्मक होता तो उसकी अंतिम स्थिति उसकी प्रारंभिक स्थिति से दाहिनी ओर होगा, एने दाहिनी ओर से बोला। अगर ऋणात्मक हुआ, देखो ये माइनस में आया था, तो उसकी अंतिम स्थिति जो रहेगा से इधर होगा, यानी इसको बोलेंगे उसकी आगे बाई की ओर होगा। एने जा रहा था दाहिना और इधर आ रहा था बायां, तो वही बोल रहा है क्योंकि इधर जब आ रहा था यहाँ से यहाँ तक हम लोग नापे तो ऋणात्मक। अगला देखो, अब बोला यदि कण का विस्थापन 0 होगा, तो यहाँ विस्थापन क्या था 0 आया था तीसरा, तो उसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति एक ही है, जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आकर रुका। तो ये सुनते यहाँ से तो आरंभिक स्थिति अब फिर दिया है। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पढ़ेंगे सदिश। हाँ बहुत अच्छा, फिर एक बता देंगे, बहुत एग्जाम्पल और दिए से करना कह दिए थे, तो बताए थे कि अब अखनी से हर क्लास में और हर नौकरी में यहाँ से पूछा जाएगा। ध्यान देखना, कुछ भौतिक राशियाँ के केवल परिणाम होता है, जैसे कि उसकी कण द्वारा तय की गई दूरी। जैसे अभी विस्थापन के लिए दिशा भी जरूरी था कि कितने कितने जा रहा था दूरी में, तो अगर कुछ में सिर्फ परिणाम होता है कितना किलोमीटर, अगर दिशा की कोई पते न है, तब हम लोग पढ़ते हैं परिभाषा। जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। यानी अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें केवल परिणाम, ठीक ना, परिमाण हो। तो
अदिश राशि किसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण हो। और नीचे सदिश का एग्जाम्पल है, सदिश किसे कहते हैं जिसमें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण भी हो और दिशा दोनों हो। तो सदिश किसे कहते हैं जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो। और अदिश किसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण हो। ठीक ना। तो एग्जाम्पल देख लो, अदिश के उदाहरण है कि तय की गई दूरी के अतिरिक्त अदिश राशि के कुछ भौतिक उदाहरण है, जैसे द्रव्यमान कि ओकर वजन खाली रहता है, समय, आयतन, घनत्व, ऊर्जा, कार्य, ताप इत्यादि। तो अभी इतने अंतर सकते बहुतेक वाला भी बता दिए थे कि सदिश राशि का एग्जाम्पल कौन कौन है। तो एग्जाम्पल याद नहीं कि कोई तुरा वर्ड बोलेंगे और उसको बोल करके बताना है कि वो सदिश राशि है कि अदिश राशि है। रॉबिन्स बोलेगा, हाँ पूछी वाले थे, बताओ बल कौन सी राशि है? सदिश है। बहुत अच्छा। वेग, सदिश है। त्वरण, सदिश, आयतन, सदिश है। कर दिया गया। वो काहे कि अपना सिंबल बदल सकते हैं। ठीक, तो ध्यान दो, हम करवाए हुए हम कर देते हैं। जो याद न कर याद कर ले सब तो अच्छा बात है। स्क्रीन तो याद है, वो तो कैसे याद है? हाँ कहिया है, ऐसी गड़बड़ाएगा एक एक। चलो तो एग्जाम्पल देख लो, अदिश राशि के एग्जाम्पल याद रखना। ट्री को दिए थे, याद है ना? सदिश तो याद है, आप एगो सदिश तो याद है। में और बहुत सारा है, द्रव्यमान, समय, आयतन, घनत्व, ऊर्जा, कार्य, ताप या तापमान, ये सब क्या है? ये सब अदिश राशि है। अदिश राशि। अब सदिश राशि के एग्जाम्पल जैसे यहाँ बहुत ही सब भाषा दे दिया, चलो पढ़ देते नीचे में है। हाँ, ये मतलब कि समझा रहा है तनका, समझ लो। उदाहरण के लिए किसी कण का उसी अंतराल समय अंतराल में विस्थापन पत्र में स्वतंत्र होता है और वह केवल कण के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, अतः विस्थापन एक सदिश राशि है। तो विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश। इसका परिणाम प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के सरलरेखीय दूरी जिसकी दिशा प्रारंभिक स्थिति के अंतिम स्थिति तक के दिखाता है। विस्थापन में हम देख लियो कर दूरियों के पता चलता है और दिशा के भी पता चलता है कि पूर्व गया कि पश्चिम गया। तो इसीलिए इसमें दोनों है, परिणाम और दिशा दोनों है। तब ना विस्थापन से पता चलेगा 5 किलोमीटर पूर्व। तो इसीलिए ये सदिश राशि है। उदाहरण याद रखना है कि भौतिक राशियाँ है जैसे वेग, त्वरण, बल, विस्थापन, ये सब सदिश राशि है। और आगे तू पढ़ेगा ओहो हम लोग को सदिश पढ़ने के लिए में खाली आगे हम लोग पढ़ेंगे जो लिखल रहेगा कि ये सदिश राशि है। तीसरा चैप्टर में चाल कथी है जी? अदिश। चाल सदिश है। सदिश अदिश है तो चल अदिश है। चाल सदिश अदिश है ना। चाल उधर से यहाँ लिखे थे तो बताए थे, अभी कौन? चल अदिश है। हाँ क्या ना सदिश है सर जी? बल त्वरण बल, वेग त्वरण बल, वेग त्वरण बल है। सदिश अच्छा है। रंग। अब सदिशियों का ज्योतीय रूपोरण, ये सब देखो। किसी सदिश राशि जिसको अंग्रेजी में वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है और इसके लिए स्केलर क्वांटिटी। किसी सदिश राशि को निरूपित करने के लिए खींचे गए तीर की दिशा को वेक्टर कहा जाता है। कोई दिखा देगा और अगर हम लोग को बताएगा तो बार बार पूर्व और पश्चिम न लिखा है ना, तो 5 किलोमीटर के बाद लिख करके इधर ऐसे दिशा दिखा रहा है तीर के निशा, तो इससे क्या पता चलेगा? तो ओकरा में दिशा भी है और दिशा है वो सदिश है। तो यही बोला है कि उसमें सदिश है, वो जो तीर के चिन्ह है उसी को क्या, इसी को वेक्टर पढ़ते हैं। तो आगे कभी पढ़ेगा कि तीर के चिन्ह दिल है कोई नंबर लिख करके उस पर, तो हमको समझ जाना है कि वेक्टर है। सदिश की लंबाई यानी कि कोई सदिश तो उसकी सदिश राशि का परिणाम बताती है और सदिश की दिशा उसे दिशा पर राशि के दिशा का बोध कराती है। और वजह तीर लगल रहेगा तो दिशा बताएगा और परिणाम उसकी कितना तय बोला। चित्र 2.4 में देखिए, हम लोग 2.3 में, आप पीछे है 2.4 तो देख लेंगे कि सदिशों के दिशाओं का निरूपण के दर्शाया गया है कि कागज पर ऊपर की ओर उत्तर दिशा और दाहिने ओर पूर्व दिशा बताता है। सदिश राशि परिणाम में निरूपण के लिए सदिश की लंबाई तय की गई जाती है। इसके लिए एक स्केल तय किया जाता है। उदाहरण के लिए 1 मीटर विस्थापन को 1 सेंटीमीटर, अब इधर चित्र दिया गया है, ठीक ना। ये हम लोग ज्योग्राफी पढ़े तो हमें तो यह बता दिए, मैप पढ़ाए थे कि ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, दाहिने तरफ ईस्ट होता है, इधर वेस्ट यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये चित्र बोला था कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इधर दिखाया जा रहा है। देखो तीर के निशान दिखाई दे रहे हैं ना, यह तीर इसका क्या है? वेक्टर है। इसी से हमें इसका क्या दिशा पता चलता है। बोल दिया लंबे तीर सदिश को निरूपित करती है कि लंबा तीर किसको निरूपित करती है?
सदिश को कि 5 किलोमीटर विस्थापन का निरूपण 5 सेंटीमीटर लंबे तीर से होगा। तो 5 किलोमीटर तय कर रहा है तो उसको तीर से 2.4 में दिशा सदिशों राशियों को निरूपण विभिन्न उदाहरणों को दर्शाया गया है। इस चित्र में निम्नलिखित 3 विस्थापनों को निरूपण। पहले S1 जो देखो यहाँ है ना, कहाँ S1 यह ठीक, ये दिखा रहा है कि जन से जन 1 2 3 4 5 है, तो 5 किलोमीटर पूरा, ठीक ना, इधर तीर दिखाया है और S1 में, तो यहाँ से हम काउंट कर लेगा आप पर। अगला S2 यहाँ से यहाँ देखो तो 1 2 3, तो 3 मीटर हुआ, ठीक ना। अब कौन सा दिशा में, तब बताए थे इधर नॉर्थ उत्तर पश्चिम। हाँ, तो बीच वाला जो होता है से उत्तर और पश्चिम, तो जब तिरछा में दिखा रहा है तो उत्तर पश्चिम में, और फिर अगला 4 मीटर इधर दिखाया है तो ये पूरब से उत्तर के तरफ, तो नॉर्थ ईस्ट में ही है, तो नॉर्थ ईस्ट कर ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग का दिशा के दिखाया। अब औसत चाल यहाँ से कई गो बनाने के लिए रहता है मैथ, ठीक ना। जैसे दे देगा कि कोई ट्रेन की कुल तय की गई दूरी इतना है और उसकी कुल तय समय लगे, यानी कि अलग अलग देगा कि पहले प्रिंस साइकिल चलाया तो ये अपने यहाँ से नानी घर गया 10 किलोमीटर, मानने के लिए कह रहा है, ठीक ना। और उसमें में लगा उसको 2 घंटा। फिर वहां से गया अपने फुआ के घर तो वहां से वहां उसको लगा 4 घंटा। तो कै घंटा हो गया? तो समय 6 घंटा हो गया। और दूरी कै घंटा हो? दूरी 15 किलोमीटर बोले थे, 10 बोले थे पहला पहला में 10 किलोमीटर और दूसर का दाम में 15 किलोमीटर मान लो, तो 25, तो ओकरा में ओकरा से भाग कर देंगे तो औसत चाल निकल। अच्छा, तो आप बोल, हाँ छूट गया, तो 15 ही सब बोल दिया, तो चलो हो गया। तो इस तरह से हमको करना है। चलो आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो इस तरह से औसत चाल निकालना है कि जितना दूरी जो रुक रुक कर गया ना, सब दूरी को जोड़ दो और सब समय लगा से जोड़ दो, और दूरी में समय से भाग करना। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय और समय गुना करना, हाँ भाग, चाल में। हाँ उसे निकल। तो किसी गतिशील वस्तु की चाल यानी स्पीड वह राशि है जो बताती है कि वस्तु कितनी तेजी से गति कर रहा है। परिभाषा: किसी वस्तु द्वारा तय की गई समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। और औसत चाल का सूत्र होता है तय की गई कुल दूरी, अब बटा में यानी भाग करना है दूरी तय करने में जितना समय लगा है से, यानी कि कुल समय। ओकरो बोल सकते हैं अथी में औसत चाल की परिभाषा। हाँ औसत चाल। तो किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में औसत चाल उस वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी होती है। तो औसत चाल किसे कहते हैं? तो ये वाला भी आता है। जैसे एगो एग्जाम्पल दिया है कि एगो ट्रेन है से रांची से पटना गया, ठीक ना। तो दूरी कितना है? 414। तो पहली बता दिया कि पटना से रांची की दूरी कितना है? 414 किलोमीटर। चलो हम लिखते हैं, समझना ध्यान से कि ये पटना है और ये रांची, कितना दूरी है? 414 किलोमीटर। तो हमारा पता चल गया कुल दूरी कितना है, ठीक ना, इसमें दिक्कत नहीं होगा। कुल दूरी 414 किलोमीटर। अब कह रहा है पटना से हटिया सुपरफास्ट ट्रेन पटना से 11 बजे दिन में चल करके 8 बजे रात रांची पहुंच जाता है। कै बजे चला था? 11 बजे। अब ऐसा काम तरह से बताया कि 11 बजे समय से और 8 बजे रात में यहाँ पहुंच गया है रांची, ठीक ना। तो टाइम निकालना है कि कुल समय कितना लगा? तो 9 घंटा। बहुत अच्छा। 9 देखो 11 बजे से चला तो 1 घंटा बाद क्या बज गया? 12। तो 1 घंटा इन्ने हो गया, फिर 12 बजे तक टोटल कितना घंटा? 9 घंटा। तो 9 घंटा ये समय। कि 9 घंटा लगेगा। हाँ तो अतः उसे ये अपने बता दिए थे, ये बनाई ली तो उदाहरण दिए। चलो ठीक, देखो तो इससे अतः उसे 414 किलोमीटर दूरी तय करने में 9 घंटा समय लगा। इस 9 घंटे के समय के अंतराल में वह हटिया सुपरफास्ट ट्रेन की औसत चाल यह है। तो औसत चाल निकाले के सूत्र है कि कुल दूरी है से पॉइंट चल जाएगा, हाँ, और नीचे में कुल समय। अब इसको भाग कर देंगे तो 46 किलोमीटर आ गया, पॉइंट में नहीं गया है ना। तो अभी बोले पॉइंट देना डूब जाए, इस तरह से हम निकाल दिए। ए में बीच में कहीं नहीं रुका, पॉइंट में ना बोले। देखो कहीं नहीं ना रुका था, तो एक कुल दूरी तो सीधा अगर बीच में यहाँ पर कह देता रुक गया, आज दूरी न बताता, अगर चलो आगे होबे करेगा। अगला एग्जाम्पल उसी में रहेगा। सही में प्रति घंटा भी लगेगा ना, किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ चाल निकालना है तो किलोमीटर प्रति घंटा। गाय देख के बोल देता है तो कहाँ लिखोगे? चलो देखी का बोलो ना, अच्छा हुआ होता। ना। देखो चाल आप बदले, तो हम लोग औसत चाल पढ़ लिए। अब चाल कैसे देखो, औसत ये इतना खत्म कर लेते हैं, पूरा खत्म करिए ना, इसे तो याद है हमरा से। बहुत अच्छा, नहीं टाइम हुआ। औसत चाल
से केवल यह अनुमान होता है कि पूरे समय अंतराल में कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रहा था, ठीक ना। अगर कोई बीच बीच में रुका उका है तो सब वही में काउंट हो जाता है। कहीं मान लो कि कहीं बहुत स्पीड से चल रहा है, कहीं धीमे धीमे चल रहा है, तो वो औसत चाल हो जाता है। और चाल हुआ जो पूरा सीधे, जो कहीं नहीं रुका, तब चाल निकलता है। मान लो कि कहीं बहुत स्पीड चल रहा है, कहीं धीमे चल रहा है। कोई भी गाड़ी चलता है तो ये तो ना है जो हमेशा जो 2 घंटा चला है तो एक के सेम स्पीड है कि एकदम सेट कर दिया, आज तो हर घंटा पूरा 60 की स्पीड चल रहा है। कहीं दिक्कत होगा तो कमो करेगा, कहीं फाका मिल जाता है तो स्पीडो हो जाता है। इसीलिए जब भी कोई ये गाड़ी होता है ना तो वो औसते चाल हम लोग को मिल पाता है, क्योंकि वो रुकबे करेगा। तो अगर हाँ अगर तो तनका देर के लिए 120 धरा है, फिर तो घट कर 60 पर आएगा, तो ओकर जब भी जाम में तो वही बोला। बंद कर देता है। पूरे समय अंतराल में कोई वस्तु कितनी तेज चलती रही है, चुनते से पता चलता है कि विशेष क्षण पर उसे वस्तु का चाल क्या है। उदाहरण के लिए देखिए, यदि किसी ट्रेन की चाल शाम के 4 बजे निकालना हो तो हम एक छोटे से समय अंतराल जैसे 4 AM से लेकर के 4:01 PM तक के उसको PM से तय की गई दूरी मापते हैं। और यदि वह दूरी 1.2 किलोमीटर हो तो 4:00 लेकर के 4:01 में बीच की ट्रेन की औसत चाल कितना होगा। तो समय तो 1 मिनट बढ़ा है और दूरी कितना हुआ तो उतना में जो दूरियों दे दिया है तो 1.2, तो 1.2 दे दिया है। तो यहाँ भी हमको बदलना जरूरी है। क्या बदलना है कि देखो कुल दूरी कितना है 1.2 किलोमीटर, ठीक ना। और समय कितना लगा था 1 घंटा, 1 मिनट। तो ये दोनों ना सेम नहीं है। पहली बता दी, अगर दोनों राशियाँ सेम होती तो जोड़ करके हम करेंगे, तो इसको ना मिनट को हम घंटा में बदलेंगे, ठीक है ना। और नहीं तो इसको सेकेंड में बदल सकता है। अगर सेकेंड में बदलेंगे तो यहाँ 60 सेकेंड हो जाता, तो इसको हमको किलोमीटर में बदलना होता। तो किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते, तो ये 1200 हो जाता मीटर में, ठीक। और यहाँ 60 सेकेंड तब करते तो हमारा मीटर प्रति सेकेंड में आंसर आता। लेकिन किताब हाँ लेकिन किताब क्या किया है कि किलोमीटर में आंसर लाया है। तो किलोमीटर तो ऊपर होते है और नीचे जो 1 मिनट है 18/5 ना, ये अभी ना करे के है। वो अगर चाल रहता है ना मीटर प्रति सेकेंड में और उसको किलोमीटर में बदलना है तब 18 रहते हैं। यहाँ चाल तो न दे है, चाल तो हमारा खुद निकाल ही के है। तो इसको हमको बोला है बदले, तो 1 मिनट में ना 60 से भाग कर दे तो ये घंटा हो गया। तो 1.2 में 60 ऊपर और नीचे 1, इधरों बटाएंगे तो 1 0, तो इसे ये कट गया 10 मिनट, तब 12 गुने 6, तो ये 72 निकल के आ गया। तो इस तरह से हमको 72 किलोमीटर प्रति घंटा कर स्पीड पता चल गया। यानी कि तू अखनी देख रहा है, अखनी है कि अभी गाड़ी स्टार्ट हुआ है और इतना बजे से इतना बजे तक गया था। मतलब कि 4 बजे गाड़ी स्टार्ट हुआ और 4:01 में देखा ना तो इतना दूर पार कर लिए। कितना दूर 1 किलोमीटर और 200 मीटर, इसको 200 पढ़ेंगे। इतना दूर चल गया तो हम देखें अरे इतना दूर कितना स्पीड से चलाया होगा, तो क्रम में भाग कर दो कि बस हो गया इस तरह से। तो चूंकि यह समय अंतराल 1 मिनट बहुत छोटा है, इसलिए हम मानते हैं कि छोटे समय अंतराल को ट्रेन में चाल को एक समान रही होगी, तो एक समान, तो अतः हम वस्तु के किसी क्षण समय का परिभाषित कर सकते हैं इस तरह से। अब अगला देखो, परिभाषा किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस अंतराल में अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो स्पेशल वस्तु की चाल ये और औसत चाल इधर। अब एक समान चाल की परिभाषा, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, यानी कि समय भी एकदम स्पीड उतने रहे, ठीक, और दूरी भी उतने दूर तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो कहते हैं कि वह एक समान चाल में जाने की कोई स्पीड सेम है से हमारा पता चलता है, ठीक। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो तो किसी क्षण उसकी चाल किसी सभी समय अंतराल में उसके औसत चाल के बराबर होती है। यदि वस्तु किसी समय अंतराल t में s दूरी तय करती हो तो किसी क्षण उसकी चाल कैसे हो निकालेंगे, तो इस सूत्र होता है v मतलब वेलोसिटी है, ठीक ना, जिसका अर्थ होता है वेग। s का मतलब है सदिश वाला जो है। तो यहाँ पर अंतराल दूरी के लिए किया गया है और t का मतलब यहाँ पर है टाइम, स्पीड है रे, स्पीड है। हाँ, ये वेलोसिटी वेग के लिए किया गया है कि एस से स्पीड है यानी चाल है, ठीक ना। एवरेज चाल के लिए भी का उपयोग कर देते हैं और यहाँ पर ही टी टाइम है। तो चालक का मात्रक क्या होता है, दूरी
को समय में विभाजित करने के लिए चालक का मात्रक, चालक का मात्रा, दूरी का मात्रक लिखेंगे और समय का मात्रक। दूरी का मात्रक सेकेंड कर दिया, मतलब कि स्पीड लिख दिया गया है, समय का मात्रक नहीं लिखा है, मतलब ये दिखाने के दूरी बटा समय। जब इस तरह से लिखेंगे तो यह देखो दूरी को एम में नापा गया है और समय का मात्रक सेकेंड में। तो इस तरह से यदि दूरी को मीटर में करते हैं तो हम ऊपर में मीटर में लिखेंगे और समय को लिखेंगे तो समय सेकेंड में रहेगा, ठीक ना। ये वाला पड़ेगा। अगर छोटका मात्रक है तो छोटका मात्रक तो माप आ जाएगा कि इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यदि दूरी देखो तो यहाँ मीटर में था तो सेकेंड में, समय सेकेंड में रहेगा। अगर दूरी किलोमीटर में रहेगा तो समय हमेशा घंटा में रहेगा, ठीक ना, 1 घंटा में। तो माप का जो चाल होगा कि चाल जब नापेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक ना। और हम इन मात्रकों से एक दूसरे में बदल भी सकते हैं, यानी यही यहाँ था कि किलोमीटर को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो 5/18 से, यानी कि बड़का से छोटका में जाएगा तो ऊपर में छोटका रखेंगे। अगर इसको तुमको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना होगा तो 18/5 से करेंगे तो बड़का ऊपर रखेंगे। कैसे? क्योंकि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड, 60 सेकेंड और 60 मिनट और फिर 60 सेकेंड। तो इस तरह नीचे करेंगे तो टोटल हो गया 3600 सेकेंड। और जब काट कूट करेंगे देखो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदले तो 1 किलोमीटर ऊपर और घंटा नीचे। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 घंटा में पहले अगर इसको हम बदलेंगे तो मिनट में ना बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो अब कितना बन गया 1000 मीटर ऊपर और नीचे 60 मिनट में बदला है। लेकिन मीटर से जाने पर नहीं काटे तो अभी मिनट में बदल गया है, लेकिन मीटर रहेगा तो यहाँ किसके में लाना, सेकेंड में लाना है। तो एक और सेकेंड करेंगे तो ऊपर में तो 1000 मीटर रहबे करेगा और नीचे जो 60 मिनट है इसको सेकेंड में, तो फिर 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो एक में फिर 60 से गुना करेंगे तब किस में बदल गया, सेकेंड में। तो ऊपर हो गया 1000 मीटर और नीचे हो गया 3600 सेकेंड, ठीक। तब ई जीरो से तो अब ऊपर बचा 10 नीचे बचा 36, आई है मीटर प्रति सेकेंड। और कट जाएगा तो दुक्का में कटेगा 5 मरतबे, दुक्का में कटेगा 18 मरतबे। यही ले लो, हम कितना से गुना करते हैं 5/18। यह कॉन्सेप्ट था कि किसी में हम 5/18 से गुना कहला करते हैं, तो इस नियम से। तो ये भी बताए थे जब इस करवाए थे, मैथ बनाए थे चैलेंज स्पीड वाला, तब बर्दाश्त जिसे 18 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर बदलना होगा तो कितना होगा 5 मीटर प्रति सेकेंड है। क्योंकि किलोमीटर से सेकेंड में जाना है तो 5/18 से गुना करेंगे तो एक में देखो, चलो कर 18 से 18 कट जाएगा। जैसे देखो 18 किलोमीटर को बदलना है, कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो 18 किलोमीटर हमें गुना करना कितना 5/18 से, इसे ही कट गया तो बचा कितना 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब अगर कहे 5 मीटर प्रति सेकेंड को बदलो किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो एक में गुना करना था 18 ऊपर और 5 नीचे, तो इसी कटे फिर 18 आ गया। तो हम जहाँ थे वहाँ पर ही पहुँच गए। तो इस तरह से बदला। अब देखो, अर्थात एक ही वस्तु की चाल का संख्यात्मक मान भिन्न भिन्न मात्रकों में भिन्न भिन्न होता है। ध्यान दे कि वो दोनों राशियाँ तुलना करने पर एक समान मात्रक हो, तो जब भी गुना भाग करे तो मात्रक हमारा सेम होना चाहिए। और कोई वस्तु के चाल तुलना करने से मात्रक में होता है। अब भी कुछ इंपॉर्टेंट है कि किसका औसत चाल कितना होता है। तो कछुआ जो होता है 1 सेकेंड में 0.1 मीटर चल सकता है। पैदल आदमी है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड चल सकता है। तही अभी हम बदल कर बताए थे ये मीटर प्रति सेकेंड में है, यानी तू 1 सेकेंड में इतना दूर जा सकता है। हम कहते कि इसको हम बदलते कि 1 घंटा में हम लोग कितना दूर जा सकते हैं। तो 1.5 मीटर को किस में बदलना है, मीटर प्रति घंटा, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में बदलने के लिए ऊपर में कितना रहना चाहिए 18, बड़का ऊपर में, बड़ा की तरफ जा रहे हैं किलोमीटर में। तो इस तरह से अब करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 15/10 हो जाएगा और यहाँ 18/5 हो जाएगा। एक से कर जाएगा 3 मरतबे, 5 मरतबे और 9 मरतबे, 9 तिहाई 27 और 5। तो इतना किलोमीटर एक राउंड पॉइंट पे बदल लेते हैं। तो 27 में भाग कर देते हैं 5 से, 5 मरतबे 25 बचा 2 पॉइंट देकर 0.4, यानी कि लगभग हम लोग का स्पीड कितना है, यानी कि 1 घंटा में तू महनार चल जाएगा। महनार से यानी कि 5 किलोमीटर यानी 5.5 किलोमीटर चल जाएगा। यही औसत चाल। हाँ, 1 घंटा में पैदल चलेंगे तो 1 घंटा में पहुँच जाएंगे। औसत चाल कहा गया है, ये नहीं कि बहुत स्पीड से, नॉर्मल स्पीड कहा गया है। या ये औसत चाल है कि सब व्यक्ति के लिए, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा झटक कर चल रहा है, कोई कम
तो ये औसत रखा गया है। तू सोता लगता है बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, इतना दूर थोड़ी नहीं लगता। आधा घंटा में। कितना हाँ, देर आधा में? घंटा में। आधा घंटा आने में ना लगेगा, ये वाला 1 घंटा से जोड़ के बोलिए। चलो आगे। तो पैदल चल रहा मनुष्य इतना दूर में पहुंचेगा, अब बदल दिए तो कितना 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा में। पेंसिल है कोई के पास, लिख दिए पढ़ के। पिछली बार पढ़ाए थे तो हम। पेंसिल हाँ सर जो हुआ सर। मधुमक्खी तो तुरंत पहुंच जाएगी। चलो हो गया। मधुमक्खी भरमाता है, बहुत स्पीड में उड़ता है। 4.4 तो देखो अगर इसको बदलेंगे, देखो 1.5 को बदले तो 5 किलोमीटर पहुंचा है, 4.4 है। इसको बदलेंगे ना तब मान लो अगर 5 गुना बढ़े तो 20 किलोमीटर पड़ जाएंगे। 1 घंटा में 20 किलोमीटर उड़ जा सकता है। हाजीपुर पहुंचा देगा लगभग हम बोले किलोमीटर है हाजीपुर। हाँ तो ठीक उसी तरह देखो मंद समय यानी हवा हुआ जब बहता है तो इतना स्पीड होता है। अगर एक हवा में अगर कोई चीज उड़ गया तो 1 घंटा में कहाँ पहुंचा देगा से सोच लेना। चीता की रफ्तार देखो कितना गुना है, यानी इसको अगर बदल कर देखेगा तो 1 घंटा वो दौड़ेगा ना तो लगता है ई पार से ऊपर पहुंच जाएगा। सबसे ज्यादा प्रकार से सर जी जल के राख हो जाएगा। ना सबसे बाज जो उड़ता है तो इतना स्पीड उड़ता है। 42 तो ये देखो एकरा बदलेंगे तो कितना घंटा बदलाएगा, तो बहुत ज्यादा होता है। सुपर फास्ट ट्रेन लोग तो इसी भी बहुत चलता है। मीटर प्रति सेकंड। इसको बदलेंगे तो 18 से तो 5 से कट जाएगा, 70 कट जाएगा, इजी भी आ जाएगा। कथी काट लो 14 25 14 में 18 से गुना कर लो तो तूफानी हवा जो होता है यानी कि जेट। देखो ये हवाई जहाज लोग कितना स्पीड में उड़ता है, यानी कि लड़े वाला सब 0 डिग्री से हवा सूर्य के किरणें सबसे इम्पोर्टेंट तहियो बताए थे। प्रकाश की चाल कितना होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब बताया था इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 गुने 10 के पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 1000 के बदले से 3 को घट जाता है 6 आ जाएगा, 5 हो गया। तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड चालू है। सबसे ज्यादा यही याद करना था तो ये होता है कि आगे के एग्जाम में रहता है। अभी सबके तो यह होगा आगे कोई जो कि प्रकाश की चाल कितना होती है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यही से भाग कर देगा ना सूर्य के यहाँ दूरी में, तब पता चल जाएगा कि पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, चंद्रमा पर दूरी में, तो यह सबसे निकाला जाता है। तो आगे के मैथ पे ये सब होता है। हाँ, असमान चाल आगे हम लोग पढ़ेंगे।